हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें बची रह गई हैं और हम जो है आज क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात करेंगे हम निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। देखिए, स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति की अवधारणा को जो है समझने से पहले हमें कुछ और बातों को समझना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो स्वयं सहायता समूह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अब देखिए, आप अगर गाँव की सामाजिकता पे गौर करेंगे तो ये देखते हैं कि किसी भी कार्य में जो है मदद लेने और देने की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। जैसे कि देखिए, सामुदायिकता की भावना, ठीक है, आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये स्वयं सहायता समूह देखने पर ना ये पता चलता है कि मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो है देश के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं, जैसे कि देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, और जो है अहमदा, मायराडा, बेंगलोर, ये सारे के माध्यम से हुई। तो देखिए, अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं तो ये जो संस्थाएं हैं 1968 से अपनी भूमिका पे जो है आती जा रही हैं, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो स्वयं सहायता समूह है इसमें बहुत सारे ऐसे औचित्य हैं। अब जैसे देखिए, मैं आपको अगर उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि गाँव की कुल आबादी 75% या तो उससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। इनका आधार क्या होता है? खेती करना। अब ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या क्या हो जाती है? सबसे पहली समस्या ये हो जाती है कि खेती जो है, अतिरिक्त आय के साधन उनके पास नहीं होते हैं खेती के अलावा। दूसरा यह कि खेती जो है, खेती में 5 से 6 महीने काम मिलता है, बाकी बचे समय में ग्रामीण जो है अपना कैसे गुजारा करेंगे, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी ज़मीन और गहने गिरवी रखने पड़ते हैं और परिस्थिति से मजबूर होकर ना इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। गाइस, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और इसी बीच अगर अन्य कोई समस्याएं, जैसे कि कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई पर्व आया या शादी आ जाए, तो क्या हो जाता है, इनकी सीमाएँ जो है, बंधक बनाने की सीमाएँ जो है वो बढ़ जाती हैं। अब आप सभी को पता है कि बैंक शाखाओं के नेटवर्क होते हुए भी गांव तक वहां इतनी पहुंच नहीं है जितनी शहरों में है। तो निर्धनों की ज़रूरतें जो है ना वो छोटे ऋणों से संबंधित होती हैं और साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। समझने का कोशिश ये करना होगा आपको। तो बैंक वाले ना इसे खतरा मानते हैं और जो है उन्हें उधार देने से हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना जो है उधार का कोई ऋणाधार नहीं होता है कि हम ऋण ले रहे हैं तो हम किस बेसिस पे ले रहे हैं, हमारे पास तो कुछ जो है जब्त करने की पूंजी भी नहीं है, ठीक है। तो इस संकट से उभरने के लिए ना एक अकेला व्यक्ति तो संभवतः कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय, अच्छा छोटी आय कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी सहमति, ठीक है, 25-25 रुपए भी अगर पर व्यक्ति अगर इकट्ठे करते हैं। अब जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी छोटी आय से थोड़ी थोड़ी बचत करते एक पूंजी जमा कर सकते हैं लोग, ठीक है, और इसी पूंजी से वे दूसरे की मदद करते हैं और इसका उपयोग करके धीरे धीरे ज़मीन छुड़ाते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये जो स्वयं सेवी संस्था है ना, ये जो है मदद करने में काफ़ी कारगर है, ठीक है। ये बात आपको समझने होगा। देखिए, पिछले खंड में हमने क्या देखा था? निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों से साहूकार महाजनों पर निर्भर है, ठीक है। ऐसा क्यों है? अब देखिए, भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है और जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक तो भाई सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, डीलिंग के थ्रू करता है ना। अब हमने जो है मेघा के मामले में देखा कि बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और जो है ऋण का आधार, यानी कि आप ऋण ले रहे हैं किस बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। ऋण के आधार के लिए जो है कागजों की ज़रूरत पड़ती है। अब ऋण के आधार की अनुपलब्धता जो है एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब जो है ना बैंकों से ऋण नहीं ले पाता। और दूसरी ओर देखिए, अनौपचारिक ऋणदाता जैसे कि साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण दे देते हैं, तैयार हो जाते हैं ऋण देने के लिए, ठीक है। तो कर्जदार जो है ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक के साथ तो ऐसा प्रोविज़न नहीं है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन जो है
महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन में लिखा पढ़ी भी जो है पूरी तरीके से नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग भी बहुत करते हैं। ठीक है, हाल ही के वर्षों में देखिए लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। अब इनमें से एक विचार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। अब देखिए एक विशेष स्वयं सहायता समूह जो है एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, ठीक है, और बचत करते हैं। तो प्रति व्यक्ति बचत जो है 25 रुपए से 100 रुपए तक या इससे अधिक हो सकती है। तो यह जो है ना परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो सदस्य जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूहों से ही कर्ज ले सकते हैं और समूह जो है ना इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये जो ब्याज होता है वो साहूकार से बहुत कम होता है। ठीक है, साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से ये बहुत कम होता है। और 1 या 2 वर्षों बाद अगर समूह जो है नियमित रूप से बचत करता है तो समूह जो है बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है और ऋण समूह का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका मकसद जो होता है ना वो सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज जो है अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरत जैसे कि देखिए बीज हो गया, खाद हो गया, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु, इन सब की संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो बचत और ऋण गतिविधियों से ना संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह सदस्य स्वयं लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अनौपचारिक ऋण प्रणाली थी इसके लचीलेपन, सुग्राहिता, अनुक्रियाशील जैसे गुणों को जो है औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ जो है संयोजित करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली जो है नवीनतम सकारात्मक चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है, तो बात करूंगी मैं फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लिए जो है क्या एक परियोजना स्टार्टिंग की गई थी, मुझे याद आ रहा है, हाँ, पायलट परियोजना जो है शुरू की गई और जिसे जो है बाद में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक है नाबार्ड, थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। BARD, नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये जो नाबार्ड है ना इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शिवरामन कमेटी, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बीच में रोक के नाबार्ड के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, बात करेंगे शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पे ये जो बैंक है नाबार्ड 1981 अधिनियम को लागू करने के लिए संसद ने एक अधिनियम, ध्यान रखेंगे, संसद ने एक अधिनियम 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसने जो है कृषि ऋण विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ से जो है ऋण उपलब्ध करने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से ये जो है एक है। देखिए ये एक ऐसा बैंक है ना जो ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ों के लिए नाबार्ड जो है इसके लिए स्थापित किया गया। कब? 12 जुलाई 1982 को। आगे बात करते हैं। अब देखिए समूह जो है दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि, इन सब के बारे में निर्णय करता है। और इस ऋण को ना लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य वापस नहीं लौटाया तो समूह के जो है अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इसी कारण जो है बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती है ना तो उनके पास कोई और ऋण आधार नहीं होता और इस तरह स्वयं सहायता समूह जो है कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय के अनुसार जो है
विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो ये समूह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है, एकत्रित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं जो हैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए ना लोगों को एक आम मंच मिलता है, और जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि देखिए स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, घरेलू हिंसा, इनके बारे में आपस में चर्चा कर पाती हैं। अब जाहिर सी बात है 15-20 औरतें इकट्ठी होंगी, स्वयं समूह बनेगा, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर डिस्कशन होगा कि हमें किस प्रकार विकास करना है, क्या क्या चीज़ें सुधारनी है ना। तो ये चीज़ है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में एक छोटे पैमाने से, और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक जो है कि अब 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में फैले हुए हैं। और इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएँ हैं, जिनका संबंध जो है समाज के गरीब तबके से है। और इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरीके की जो है छोटी आय वाली गतिविधियां सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। अच्छा, थोड़ा सा कथन देख लीजिए प्रोफेसर महमूद यूनुस का। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम इसका सारांश देख लेते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें देखी इस अध्याय में। हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों, बैंकिंग प्रणाली के संबंधी मामलों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने देखा ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में कर्जदार की स्थिति बदतर कर सकते हैं। और ऋण जो है विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हैं। औपचारिक और अनौपचारिक जो है ऋणदाताओं के में जो है ऋणों की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है क्या होता ही है। और वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ठीक है, और ये अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। और प्रत्येक गांव, मैं तो कहूँ कि छोटे छोटे गांवों में भी जो है बैंकों की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, स्वयं समूहों की पहुंच होनी चाहिए, और ये दोनों जो है कदम विकास के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब होता है चैप्टर ख़त्म। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग रेडी हो? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। ये बात स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, हमारे दैनिक, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी गतिविधियां जो है, बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण प्रयोग होता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कर्ज का मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होता है। ठीक है, अब भाई गांवों के मैक्सिमम लोग जो है 80% लोग किसान हैं, तो कृषक के लिए जो है किसान जो है कृषि के लिए ही मांग होगी। तो किसान जो है ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं, और फसल तैयार हो जाने पे उधार चुका देते हैं। लेकिन यदि किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो क्या होता है? कर्ज की अदायगी असंभव होती है। अब भाई कुछ उत्पादन हुआ नहीं तो कैसे वो ऋण चुकाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है, और इस प्रकार इस जोखिम वाली परिस्थिति में ना कर्जदार के लिए ऋण लेने में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जो है उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उस स्थिति में और बदतर हो जाती है। ठीक है गाइस, आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? मुद्रा का प्रयोग किए बिना ही सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, और ऐसी स्थिति में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक था।
उदाहरण के लिए देख लीजिए कि यदि कोई कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़े खरीदना चाहता हो। और इस समस्या का समाधान जो है ना मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है, यानी कि मुद्रा जो होती है ना मांगों के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त कर देती है। हमारे पास पैसे हैं, हम कहीं भी दुकान में, कपड़े की दुकान में चले गए, कपड़े खरीद लिए, चावल की दुकान में गए, चावल खरीद लिए, जूते की दुकान में गए, जूते खरीद लिए। ठीक है, तो ये जो विनिमय का माध्यम बना है ना, ये हमारे लिए ईजी हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच जो है बैंक किस तरह की मध्यस्थता करता है। अच्छा देखिए, ये जो अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति होते हैं अपनी मुद्रा को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है इसे स्वीकार करता है और इस पर सूद भी देता है, यानी कि ब्याज देता है। तो इस तरह लोगों की मुद्रा जो है बैंक के पास सुरक्षित रहती है और इस पर ब्याज भी मिलता है। तो देखिए, लोगों को ना इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा होती है और बैंक जो है इस जमा राशि का केवल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 15% ही हिस्सा नगद के रूप में रखता है। और बैंक जो है जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करता है, उसका ब्याज उठाता है। अब भाई बैंक लगा हुआ है तो बैंक भी बेनिफिट के लिए काम करेगा। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है और बैंक जो है लोगों को कर्ज देता है, उन पर ब्याज लगाता है और इस प्रकार जो है बैंक दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 रुपए के नोट को देखिए। आप लोग अपने सामने 10 रुपए का नोट रख लीजिए, उसके ऊपर क्या लिखा है आप इस कथन की व्याख्या करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 रुपए का नोट आप अपने सामने रखो। देखो, 10 रुपए के नोट में ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 रुपए के सिक्के या नोट को छोड़कर सारे जो करेंसी है वो जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। किसके दिशा निर्देशानुसार, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो भारतीय कानून के अनुसार ना किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो है कानून जो है रुपयों के विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता, वैलिडिटी प्रदान करता है और भारत में रुपए के सौदों में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। देखिए, बहुत जरूरत है। आपको पता है कि अनौपचारिक में कितना शोषण होता है, कितना लोग परेशान करते हैं। औपचारिक स्तर पर ऋण देने वालों की तुलना में जो है अनौपचारिक खंड ज़्यादातर ऋणदाता जो है कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं और इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया जो ऋण है कर्जदाता को कई अधिक महंगा पड़ता है। ठीक है, और अधिक ब्याज से कर्जदार की आय में अधिकतर हिस्सा जो है ऋण चुकाने में ही चला जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि ऋण का बोझ जो है बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है क्या, बढ़ता ही है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है ऋण के जाल में पूरी तरीके से फंस जाता है और इन सभी कारणों से ना भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए और इसके जरिए जो है लोगों की आय बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि फिर जो है बहुत लोग जो है ना अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे ना। मतलब सस्ता कर्ज मिलेगा तो जाहिर सी बात है वे अपने व्यापार जो है कर्ज लेके शुरू कर सकेंगे, कोई भी जो है कंपनी में काम करना शुरू कर सकेंगे। ठीक है, तो सस्ता और सामर्थ्य के अंदर ना कर्ज जो है देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, आज भी मैं आपको बताऊं कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है और जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना, साहूकार से कर्ज लेने के लिए जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऋण का आधार, यानी कि ऋण के आधार में कमी होने के कारण ना गरीब परिवार जो है बैंकों से ऋण नहीं ले पाते और इसलिए गरीब लोग जो है ना महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं। ठीक है, तो गरीबों के इस हालात से बचाने के लिए ना ऋण देने के नए तरीकों की अपनाने की जरूरत है आज। ठीक है, आत्मनिर्भर जो है गुटों के संगठन पीछे ये विचार है कि इन गुटों से जो है ना सरकार जो है ऋण देती है और इस ऋण को उतारने में की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर जो गुट है ना कर्जदार को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबारने में भी मदद करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते।
अच्छा, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है कि बैंक जो है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते, एज यूजुअल है। ठीक है, ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग, भुगतान के तरीके। अब आज आप जाओ लोन लो तो क्या होगा, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देखेंगे, कागज़ देखेंगे, ठीक है, संपत्ति का ब्यौरा देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, और आप इनमें से एक भी चीज़ जो है अवेलेबल नहीं करवा पाओगे तो आपको ऋण नहीं प्रदान होगा। बैंक ऋण से औपचारिकता है ना, और अगर औपचारिकता पूरी नहीं होंगी तो बैंक ऋण नहीं दे पाते हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरीके से नज़र रखता है और ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, भारत में जो ये आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और इसके साथ साथ अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। रिजर्व बैंक ना ये देखता है कि वास्तव में बैंक जो है नगद शेष बनाए हुए हैं, बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं और समय समय पर बैंकों को ये जानकारी देनी पड़ती है, आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है अन्य बैंकों को कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, उनकी ब्याज की दरें क्या हैं, और इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है ऋण की सुविधा सभी को मिलती रहे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं ना जो हम मतलब किसी न किसी तरीके से ऋण का प्रयोग करते ही करते हैं। ऋण यानी कि उधार। तो उधार से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य ये है, ऐसी सहमति जहां उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवा मुहैया करवाता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने वाला जो है वादा लेता है। तो ऋण जो है ना उत्पादक की कार्यशैली पूंजी की ज़रूरत को पूरा करता है और उसे जो है उत्पादन की कार्यशैली, खर्च और जो है उत्पादन समय पर खत्म करने में मदद करता है और इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। ठीक है, और इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। अच्छा, देखिए, मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है। अब इसके लिए ऋण किससे ले, इसके लिए दोनों ऋण स्थितियों की तुलना करनी होगी। यानी कि यदि वह साहूकार से ऋण लेगा तो साहूकार जो है अधिक ब्याज की दर पर ऋण देगा, जो कि नाजायज़ तरीक़ों से अपना पैसा लेने की कोशिश भी कर सकता है, और उसकी गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, लगाम रखने वाली कोई संस्था नहीं है, जिस प्रकार बैंक में लगाम रखता है आरबीआई। और यदि जो है बैंक से ऋण लेगा तो उसे जो है सीमित ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और इसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है। बैंक से सस्ता और सामर्थ्य जो है के अंदर कर्ज मिल जाता है और इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है, बैंक छोटे किसान को ऋण देने के लिए क्यों हिचकिचा सकते हैं? तो क्यों हिचकिचा सकते हैं? बैंक जो है छोटे किसानों को ऋण देने के लिए इसलिए हिचकिचा सकते हैं क्योंकि छोटे किसान जो होते हैं ना ऋण की शर्तें नहीं पूरी कर पाते और ऋण के लिए ऋण आधार जो है उनके पास हमेशा नहीं रहता है और इसलिए नहीं हिचकिचाते हैं वो। ठीक है, इसलिए वो हिचकिचाते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, वे दूसरे स्रोत कौन है जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये छोटे किसान जो है आमतौर पर साहूकार से कर्ज लेते हैं। साहूकार बिना ऋण आधार के कर्ज तो दे देते हैं लेकिन ब्याज की दरें बहुत अधिक रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। देखिए, छोटे किसान के प्रतिकूल तो होती हैं, ब्याज दर, संपत्ति, कागजात की मांग, भुगतान के तरीके, ये सब ऋण की शर्तें होती है। अब देखिए, जैसे एक छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो ये सारी पूरी शर्तें पूरी करनी होगी, वे कागजात देने पड़ेंगे, उसके वेतन, संपत्ति और रिकॉर्ड दिखाते हो, तो किसान के पास ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो उसे ऋण नहीं मिल पाता। अगला क्वेश्चन है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसान को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको कि सहकारी समितियां हैं। ठीक है,
छोटे किसान जो है सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है सहकारी समितियों के माध्यम से स्थापित करके। ठीक है, तो ये सहकारी समितियां जो हैं किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों, इन सबको जो है सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती है। और ये जो सहकारी समितियां हैं कृषि उपकरण खरीदने, खेती, व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, तमाम कार्यों के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, डैश परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। किसकी? ग्रामीण परिवारों की होती है ना। अगला है, डैश ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो किसकी? ऋण फंदा। ठीक है, यहाँ होगा ऋण फंदा। अगला है, डैश केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो मैंने बताया आपको आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, डैश नहीं, बैंक डैश पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, यानी कि जमा पर। किस पर? जमा पर। अगला क्वेश्चन है, डैश जो है संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता जो है नहीं हो जाता। तो कौन? ऋण आधार। क्या? ऋण आधार। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सही जो है का उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? नियोक्ता। ठीक है, अब यहाँ पे है, ये खैर प्रोजेक्ट वर्ग है, तभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों में विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है और इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की ज़रूरत हो सकती है। करिए। देखिए, निर्माण मजदूर, इसको किस लिए हो सकती है? अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र, इसको जो है कंप्यूटर खरीदने के लिए, व्यवसाय खोलने के लिए ज़रूरत हो सकती है ऋण के लिए। ठीक है, अगला है सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति को घर बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगला है दिल्ली में प्रवासी मजदूर, ताकि वो जो है अपनी झुग्गी बना सके। घरेलू नौकरानी, तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। छोटा व्यापारी, सामान खरीदने के लिए। ऑटो रिक्शा चालक, ताकि वह टैक्सी खरीद सके। ठीक है, बंद फैक्ट्री के मजदूर, ताकि वह जो है अपने बच्चों का पेट भर सके। तो आगे लोगों के जो है दो वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें जो है आप सोचते हैं कि कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। अच्छा, मैं आपको इधर बता रही हूँ कि जिन्हें कर्ज मिल सकता है और इधर जिनको कर्ज मिलने की आशा नहीं है। सबसे पहला, कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र को मिल जाएगा कर्ज। ठीक है, दूसरा, सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति को मिल जाएगा। तीसरा, छोटे व्यापारी को मिल जाएगा। चौथा, ऑटो रिक्शा चालक को मिल जाएगा। अब जिन्हें नहीं मिल सकता, निर्माण मजदूर को। दूसरा, प्रवासी मजदूर को, दिल्ली का जो है। तीसरा, घरेलू नौकरानी को। और चौथा, बंद फैक्ट्री के मजदूर को। अच्छा, ये वर्गीकरण जो किया है ना मैंने, इसका आधार है कि लोग जो है बैंक का कर्ज वापस कर सकते हैं और उन्हें ऋण मिलने की संभावना है, यानी कि जो कर्ज वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, यही समाप्त हो रहा है ये चैप्टर। कैसा लगा ये चैप्टर मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, मैं बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दिया करिए। और अब मैं बढ़ूंगी आगे के चैप्टर्स की ओर। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस अर्थव्यवस्था। अगर आप एक बार समझ गए ना, आप भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।